सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज हैं दैट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जिस तरह हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा, जिस तरह हमने एनोड रेज के बारे में पढ़ा, इसी तरह ये भी हैं आर्म लाइट, ऑर्डिनरी लाइट भी आप याद रखें कि वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। एक्सरेज भी स्ट्रेट लाइन में हमेशा ये मूव करती है, ट्रेवल करती है। इसलिए दे आर न्यूट्रल एज दे आर डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये न तो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सरेज की डिफ्लेक्शन होती है और न इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी डिफ्लेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि जो एक्सरेज हैं ये न्यूट्रल है। लेकिन आयनाइज्ड गैसेस, लेकिन आयनाइज्ड गैसेस, राइट, अगर एक्सरेज किसी दूसरे एटम पे पड़ती हैं तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। ये दूसरे पार्टिकल से, दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हैं। दैट व्हाई दे हैव आयनाइजेशन इफेक्ट, दे हैव आयनाइजिंग इफेक्ट, दे आर आयनाइजिंग, ठीक है। तो ये गैस को आयनाइज कर सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस क्रिएट कर सकते हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फॉलिंग ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। दे शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एज वेल एज डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? Bouncing back, exactly, bouncing back of the radiation. Refraction क्या होता है? change in speed and direction of it. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक रे आ रहा है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर उसका चेंज है, ठीक है, जिस एंगल से वो एंटर हो रहा है किसी सरफेस में, अगर उसी एंगल से वो नहीं निकल रहा बाहर, एंगल उसका अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। द चेंज ऑफ द पाथ फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई रेडिएशन दाखिल होती है और उसका चेंज ऑफ पाथ आता है, रेडिएशन इधर आ रही है इस तरफ और दरमियान में कोई मीडियम है, चेंज ऑफ मतलब एयर से वाटर की तरफ कोई चीज जा रही है, ठीक है, तो यहां से एंटर होने के बाद अगर ये इस तरफ जा रहा है, दिस इज रिफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन क्या है? the splitting of डिस्पर्जन होती है, स्प्लिटिंग होती है। एक नैरो होल होता है और उससे रेडिएशंस अगर एंटर हो रही है और आफ्टर गेटिंग इनटू द होल वहां से बाहर जब निकलती है तो इस तरह स्प्रेड हो जाती है। रेडिएशंस आती हैं एक ही होल के अंदर और वहां से इसकी अगर स्प्रेडिंग हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे? डायफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है रेडिएशंस, वेव्स, या आप लोगों ने वेव्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, फिजिक्स 10th क्लास में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज वेव्स की हैं। तो एक्सरेज भी वेव्स हैं, ये रिफ्लेक्शन भी करती है, ये रिफ्रैक्शन भी करती है, डायफ्रैक्शन भी करती है, ठीक है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है बिकॉज़ इसकी एनर्जी हाई है, तो मोस्ट ऑफ द सरफेसेस से ये गुजर सकता है। लेकिन ब्लैक एंड फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जो है इसको ब्लैकन कर सकता है। एक्सरेज जो होती है, ये मेडिकल जो आप लोग फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए जो यूज करते हैं, वो बुनियादी तौर पर एक प्लेट होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होता है, ठीक है। वहां पे आप देखते हैं ना, जहां पे बोन होता है, बोन वाली जगह वहां पे सफेद होती है और बाकी सारा जो प्लेट है वो ब्लैक होता है। तो जो जगह वहां पे ब्लैक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सरेज पड़ चुकी है। फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर एक्सरेज पड़ती है वो ब्लैक हो जाती है, जहां पे एक्सरेज नहीं पड़ती वो ब्लैक नहीं होती, वो उसी तरह व्हाइट ही रह जाती है। तो एक्सरे आप लोगों ने देखी होगी, वहां पे जहां पे बोन होता है वो व्हाइट होता है और जहां पे बोन नहीं होता वो क्या होता है? वो ब्लैक होता है। इसका मतलब है कि बोन से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता और फ्लैश से ये यानी गोश्त से, टिश्यू से ये पेनिट्रेट कर सकता है। तो गोश्त वाली जगह जितनी भी होती है वो ब्लैक हो जाती है क्योंकि उससे ये सीधा गुजर जाता है और जो हड्डी होती है, बोन होता है, उससे ये नहीं गुजर सकता। फ्रैक्चर किस तरह मालूम होता है? क्योंकि जहां पे फ्रैक्चर होता है वहां से ये गुजर जाता है कि वो तो ऑलरेडी ओपन हुआ होता है, तो उससे एक्सरेज गुजर जाती है, तो वो फ्रैक्चर वाली जगह जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। फॉर एग्जांपल उंगली में आपका फ्रैक्चर है तो उंगली वाली जगह जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे पूरी ये सफेद होगी, लेकिन जहां पे फ्रैक्चर है वहां पे ब्लैक लाइन आएगा क्योंकि फ्रैक्चर वाली जगह से एक्सरेज जो है वो पास हो जाती है। तो यूजेस में हम इसको सबसे पहले देखते हैं, ये लेवल साइड आपको नजर आ रही है,
ये रोएंटन की बेगम है। रोएंटन तो जानते हैं ना, रोएंटन जिसने एक्सरेस को डिस्कवर किया, ये उसकी बेगम है, ठीक है। और जब रोएंटन ने सबसे पहले एक्सरेस डिस्कवर की तो सबसे पहले उसने क्या किया, इस बेचारी खातून को पकड़कर इसकी एक्सरे कराई थी उसने, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरे। ये इस खातून का हाथ है और रिंग भी इसने पहना हुआ है, ठीक है। तो उसके हाथ का एक्सरे सबसे पहले रोएंटन ने किया था, सही है। वो भी मेरे ख्याल में मिसेस से पान तक काफी कि चलो अगर कुछ होता है इसको होगा। The uses of X-ray surgery, these rays are used to locate fracture of bones. सबसे पहला यूज जो एक्सरेस का और जो सबसे बुनियादी यूज है जो एक्सरेस काम करते हैं वो टू लोकेट द फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन्स, ठीक है। अगर बोन्स में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर किस चीज को कहते हैं? Yes, exactly, right. For example, ये नजर आ रहा है आपको, क्या है ये? कौन सी हड्डी? एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर एक फ्रैक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे बोन है बिल्कुल व्हाइट है, लेकिन जहाँ पे फ्रैक्चर है वो ब्लैक एंड हो गया है, सही है। और क्लियर वो एक हड्डी जो है उसका वो तसलसल नहीं है, तो ये क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ से टूट गई है, क्लियर। इसी तरह इसमें आप देखें, दिस इज द एक्सरे ऑफ द हैंड, ठीक है। इसमें ये जगह जो है फ्रैक्चर, बाकी आप देखें इसको आप बिल्कुल जायजा लें इस पिक्चर का, ठीक है। ये वाली हड्डी आप देखें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है, इस तरह ये क्लियर है, लेकिन ये आप देखें यहां पर नहीं। समझ में आ रही? तो दिस इज द वे हाउ यू टेक द एक्सरे एंड हाउ यू ऑब्जर्व इट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्चर मौजूद है, ठीक है। ये वाली कौन सी हड्डी है आपको पता है? पाम वाला, देखा कम्युनल वाली, बाय वाला मेटाकार्पल है, सही है, मेटाकार्पल, राइट जी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, सो एक तो हम फ्रैक्चर ऑफ बोन्स को मालूम करने के लिए एक्सरे को यूज करते हैं। They are used to check the crystallinity of the substance by XRD. XRD is X-ray diffraction. X-ray diffraction, ठीक है। तो एक्सरे की मदद से हम किसी भी क्रिस्टल की, किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टलिनिटी चेक कर सकते हैं कि वेदर ये सब्सटेंस जो है ये क्रिस्टल है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्रिस्टल, इस पे एक्सरेस पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास आ जाता है, दिस इज डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट है या रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इररेगुलरली वो अरेंज है। तो अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो हम समझ जाते हैं कि ये क्रिस्टल है, और अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमारे पास आ जाता है अगर वो इररेगुलर है, जो पार्टिकल्स हैं वो इररेगुलरली अरेंज हैं, कोई उसमें पैटर्न नहीं है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट अगर उनकी नहीं है तो फिर वो क्रिस्टल नहीं है। तो दूसरा यूज जो एक्सरेस का है, इससे हम किसी भी सब्सटेंस की क्रिस्टलिनिटी चेक कर सकते हैं कि ये क्रिस्टल है या नहीं है। इस तरह हम इंटर यानी डिस्टेंस भी क्रिस्टल की मालूम कर सकते हैं, ठीक है। कि क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें ये ब्लू जो है ये क्लोराइड है, ये रेड जो है ये सोडियम है। तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान फासला कितना है ये भी हम एक्सरेस की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सरेस को वाटसन एंड क्रिक ने भी यूज किया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को फाइंड करने के लिए, ठीक है। यू नो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए भी एक्सरेस ही को यूज किया गया था, ठीक है। बुनियादी तौर पर ये वाटसन जो था, वाटसन ये मोज़ले के साथ एज अ को रिसर्चर ये काम कर रहा था, और मोज़ले एक्सरेस के उसने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। आफ्टर
रोएंटगन ने डिस्कवर कर लिया। फिर उसके बाद मोज़ले ने बहुत ज्यादा स्टडी जो है वो इस पे की है, जो कि बाद में उसने पीरियोडिक टेबल भी रीडिजाइन कर लिया। जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल था उसको रीडिजाइन करके एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शक्ल उसने ले ली। तो ये वाटसन जो है बुनियादी तौर पर मोज़ले के साथ को रिसर्चर था, तो वो एक्सरेस पे काम कर रहा था, ये भी उसके साथ था। तो और ये बुनियादी तौर पर एक बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो इसने फिर अपने फील्ड में भी एक्सरेस को यूज करके डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो मालूम कर लिया।